हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हीवन एकेडमी में। दोस्तों, आपको पता है कि हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है और ये हमारा छठा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं पर डे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा हिस्ट्री का। और आप लोगों से मैंने बोला था शेयर करने के लिए, लेकिन कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। खैर, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं पर डे आपको एक लेक्चर दूंगा, वो मैं कंटिन्यू किया हूँ और करता रहूँगा। मेरी हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं और करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ा करिए। अगर देखते हैं तो आप लोग पूरा देखा करिए, ठीक है। एक बार में नहीं देख पाते हैं, 2 बार में, 3 बार में देखिए, लेकिन कंप्लीट वीडियो को देखिए। होता क्या है, इससे वीडियो की रेटिंग खराब होती है अगर आप थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 20-25 मिनट का वीडियो रहता है तो इसको कम से कम पूरा देखा करिए आप लोग, आधा अधूरा मत छोड़ा करिए। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि हमने अभी तक कहाँ पर पढ़ा था। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें, वो हमने पढ़ लिया था कि खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी थी। और ये हमने देखा था किस तरीके से शुरुआत हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो पीछे की चीज़ों को 2 मिनट में उसको रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर पीछे हमने पढ़ा क्या था पिछले लेक्चर में। तो वो हम देख लेते हैं कि हमने ये देखा था कि जो आखिरी शासक था वो था कैमूर्स। कैमूर शमसुद्दीन जिसका नाम था, ये आखिरी शासक था। 1290 में इसको सिंहासन से हटा के किसने हटाया था? मलिक फिरोज ने इसकी हत्या कर दी थी। और उसी ने क्या किया था? खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? तो मलिक फिरोज ने कैमूर्स को हटा के 1290 में गुलाम वंश को खत्म किया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि खिलजी वंश की शुरुआत की मलिक फिरोज जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसके शासनकाल में शासन तो इसका रहता था, लेकिन पूरा इसका देख रेख कौन करता था? तो इसका भतीजा या इसका दामाद बोल सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। उसी ने वही क्या करता था? पूरा देख रेख करता था इसके शासनकाल में। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल चला वो चला 1290 से 1296 तक। और 1296 में अपने चाचा की ही हत्या करवा के अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ? गद्दी बैठा। तो आपको पता है कि 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मरवा के या अपने ही ससुर जी को मरवा के क्या किया? गद्दी हथिया ली और सिंहासन पर खुद बैठ गया। तो यहाँ से शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। और इसने टोटल 20 साल शासन किए थे। कितने दिन तक शासन किए थे? तो आपको याद रखना है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था वो टोटल 20 साल तक शासन किया था। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल किया था। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के अंदर। और दिल्ली सल्तनत के अंदर किस डायनेस्टी में? खिलजी डायनेस्टी में या खिलजी वंश में। तो चलिए, यहाँ ये वाला जो खिलजी वाला डायनेस्टी है, इसमें मुश्किल से 3 लोग बैठे थे, 3 या 4 लोग, क्योंकि आगे 2 लोग आएंगे तो उनका कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए ना रखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खिलजी वंश से आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका जो ओरिजिनल नेम था ये क्या था? अली गुरसास। क्या नाम था? अली गुरसास। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी एकदम याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए प्रॉपर। और अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो परेशान मत होइए, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है रिपीट करके देखिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, समझ भी आता है तो भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, 2-2 3-3 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। और जब आप एग्जाम में बैठें, जब भी, ऐसा तो है नहीं एग्जाम नहीं होगा, आज नहीं हो रहा है कल होगा, जब भी एग्जाम हो तो आपको फिर ये ना रह जाए कि यार हमने पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था? अली गुरसास था। ये भी एग्जाम में कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था, तो याद रखिएगा इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? तो दिल्ली में बलबन का लाल किला है। बलबन मैंने बताया था गुलाम वंश में, तो बलबन ने एक लाल महल बनवाया था, ठीक है। लाल महल के अंदर इसने क्या किया था? राज्याभिषेक करवाया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था? लाल महल में, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का ही ऐसा शासनकाल था जिसके अंदर सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। हमने मंगोल के बारे में आपको बता दिया था कि मंगोल किस तरीके से पहली बार आक्रमण किए, दूसरी बार किए, तीसरी बार किए। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, पहली बार तो आपको पता है इल्तुतमिश के शासनकाल में किए थे 1221 में। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, मतलब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत में किस राजा या किस शासक के शासनकाल में हुए, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, दिल्ली सल्तनत में पहली स्थायी सेना किसने रखी थी? इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि पूरे अगर इंडिया की बात किया जाए तो उसमें पहली स्थायी सेना किसने रखी थी? वो रखा था धनानंद ने, ठीक है। घनानंद जो नाम का था, नंदवंश का शासक, उसने क्या किया था?
कि मतलब पूरे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी, स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। लेकिन अगर आपसे दिल्ली सल्तनत पूछता है तो किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आखिर ये स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी होती क्या है, तो बिल्कुल मैं उसको भी क्लियर करूंगा आपका डाउट। जो स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी सेना होती है, इसका मतलब होता है कि जो सेना में लोग रहेंगे वो केवल लड़ाई का काम करेंगे, ठीक है, केवल सेना का काम करेंगे। पहले होता क्या था, इसके पहले कि जो सेना में रहते थे लोग, वो नॉर्मली काम ऐसे करते रहते हैं, अपना खेती कर रहे हैं, जो भी काम है वो कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें कहीं अभियान पे जाना पड़ता था तो राजा उनको बुला के सेना में रख देता था, फिर अभियान खत्म होता था, फिर से वो नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लगते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उनका काम फिक्स कर दिया कि आपका काम केवल लड़ाई करना ही है, बाकी दूसरा काम आपका नहीं है। तो ये किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में वो पहला शासक कौन है जिसने आर्मी को सैलरी देना शुरू किया था, मतलब आर्मी को नगद वेतन देना शुरू किया था। तो वो भी कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इसके पहले कैसे होता था? तो देखिए, इसके पहले भी काम करते थे सेना, तो उन्हें दिया जाता था, लेकिन उन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं मिलता था उन्हें। मतलब जैसे कि जो भी ये लोग वसूले, गेहूं चावल ये सब, मतलब जो भी खेती के सामान और जो भी सामान ये लोग वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, रेवेन्यू आता था, वही सामान देते थे डायरेक्टली। जो लूट पाट के लाते थे वही सामान सेना को दे दिया जाता था उसी में से। लेकिन इसने क्या किया कि सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, नगद वेतन मतलब सैलरी देना प्रारंभ किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो तुलना है वो देवताओं से कहाँ पे की गई है, तो एक जोधपुर इंस्क्रिप्शन था, मतलब इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, ठीक है। तो जोधपुर अभिलेख के अंदर इसकी तुलना जो है वो किससे की गई है? देवताओं से की गई है। और अगर आपसे पूछता है कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन या अभिलेख किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा जो जोधपुर अभिलेख है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। आपको पता होगा अमीर खुसरो के बारे में, क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से, ठीक है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म यूपी के उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पर गया। कहाँ गया? गुजरात मिशन पे। क्योंकि शासक था तो ये लोग क्या करते थे, समय समय पे हर जगह अभियान करते रहते थे और वहाँ से लूट पाट के ले आते थे। और अगर वहाँ का राजा कमज़ोर होता था तो उनको क्या करते थे, वो क्षेत्र भी अपने शासन में मिला लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। तो 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पे गया, गुजरात गया, और वहाँ उसे एक आदमी दिखा, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर या हजार दिनारी भी बोलते हैं इसको। क्यों इसको हजार दिनारी बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार देके खरीदा था वहाँ से, इसीलिए इसको हजार दिनारी भी बोलते हैं। तो मलिक काफूर को और क्या बोलते हैं? हजार दिनारी। इसको अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से खरीद के लाया था? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीद के लाया था। कितने में? 1000 दिनार में। आगे बढ़ जाते हैं। तो मलिक काफूर के बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो भी अलाउद्दीन खिलजी का पूरा अभियान होगा ये कौन करेगा? ये यही करता है, मलिक काफूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा पद्मावत, तो उसमें भी देखा होगा मलिक काफूर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया। तो जाहिर सी बात है इसने इसीलिए खरीदा था, इसको 1000 दिनार देके खरीद के लाया और इसको क्या किया? अपना सेनापति बना दिया। सेनापति का इंग्लिश होता है कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो इसने क्या किया? अपना कमांडर इन चीफ या सेनापति बना दिया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट मिशन होता है वो होता है 1303 में, 1303 में। कहाँ पे होता है? चित्तौड़ मिशन में। आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में, क्योंकि वहाँ चित्तौड़ मिशन पे ही ये जाता है और वहीं पे कौन किसको देखता है? पद्मावत को देखता है, ठीक है। पद्मावती जो रानी थी उनको देखता है ये। तो अगर आपसे पूछता है कि ये जो चित्तौड़ मिशन या रानी पद्मावती का जिक्र मिलता है ये किस बुक में मिलता है, तो याद रखिएगा ये जो मिलता है ये पद्मावत नामक एक नोवेल है, ठीक है। पद्मावत नामक एक नोवेल है, काव्य है, उसी के अंदर क्या मिलता है? इनका जिक्र मिलता है 1303 के चित्तौड़ मिशन का, और रानी पद्मावती के बारे में मिलता है, ठीक है। और इसको लिखा किसने था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको मिलेगा इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। तो अगर आपसे पूछता है कि पद्मावत जो नोवेल है इसको किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये कब लिखा था इन्होंने? तो ये लिखा था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। देखिए, घटना हो रही है 1303 में और ये लिखेंगे कब? तो ये काफ़ी दिन बाद लिखते हैं, ठीक है। ये 1540 से 1545 के बीच में लिखते हैं, जब शेरशाह सूरी का शासनकाल चलता रहता है भारत में। मतलब लगभग
घटना होने के लगभग मान चलिए 230 से 240 साल बाद इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये जो नोवेल है। तो इसको भी आपको याद रखना है कब लिखा है, क्योंकि यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इसी टाइम लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी बाद में लिखा था। और ये पद्मावती जो थी ये किसकी पत्नी थी, तो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, रावल रतन सिंह की। और यहीं पे जब इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखा, रानी पद्मावती को देखा तो बिल्कुल पागल हो गया उनके लिए। और क्या किया, उनको अपने यहाँ ले जाना चाहता था, अपने राज दरबार में। लेकिन रानी पद्मावती ने क्या किया था, जौहर प्रथा कर लिया था, ठीक है, क्या किया था, जौहर प्रथा। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जौहर प्रथा होता क्या है, ठीक है। तो याद रखना है कि जौहर प्रथा इसने कहाँ देखा था, तो देखा था चित्तौड़ में, रानी पद्मावती ने किया था जौहर प्रथा। उसके बाद 1306 में इसने साउथ इंडिया मिशन किया, मतलब दक्षिण भारत अभियान। और इस अभियान पे कौन गया था, तो इसने खुद नहीं गया था, ये किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था, जो इसका सेनापति था मलिक काफूर, जिसको ये गुजरात से खरीद के लाया था। तो इसने साउथ इंडिया मिशन पे उसी को भेजा था, किसको, मलिक काफूर पे, ठीक है, मलिक काफूर को इसने भेजा। उसके बाद 1308 में इसने क्या किया, वारंगल पर आक्रमण किया, कहाँ पे, वारंगल पे। और वारंगल कहाँ पे है, ये साउथ इंडिया में ही है। और वारंगल का राजा था प्रताप रुद्रदेव, कौन था, प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव ने ही क्या किया कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दे दिया, ठीक है, गिफ्ट कर दिया। तो जो प्रताप रुद्रदेव जब हार गया तो उसने क्या किया कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया। और मलिक काफूर ने ये हीरा किसको दे दिया था, ये डायमंड किसको दिया था, तो जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी को देगा, क्योंकि वो राजा है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने दिया, तो मलिक काफूर ने दिया। और मलिक काफूर को ये हीरा कहाँ से मिला, तो ये मिला था प्रताप रुद्र देव ने दिया था, जो कि वारंगल का रूलर था या शासक था। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि जब ये वहाँ से जीता, वारंगल से जीता, और आगे जब ये तमिलनाडु की तरफ पहुंचा, कौन, मलिक काफूर, तो तमिलनाडु के अंदर एक रामेश्वरम नामक जगह है, रामेश्वरम नामक जगह है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचा तो इसने देखा चारों तरफ समुद्र ही था, और इसे लगा कि आगे अब कोई दुनिया है ही नहीं, ठीक है। तो मलिक काफूर ने ये सोचा, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा था, तो इसे लगा कि अब इसके बाद दुनिया खत्म हो चुकी है, यहीं तक दुनिया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पूरी दुनिया को जीत लिया, ऐसा किसको लगा था, मलिक काफूर को लगा था, ठीक है। और इसीलिए जब ये चीज़ पता चली अलाउद्दीन खिलजी को कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, हालांकि ये गलत था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ था, ठीक है। तो उसी ने क्या किया कि टाइटल लिया, मतलब उपाधि धारण की, किस चीज़ की, सिकंदर ए सानी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसने क्या किया था, खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी, ठीक है। और इस सिकंदर ए सानी का मतलब अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर सिकंदर आपको पता है, उसको अलेक्जेंडर भी बोलते थे। तो एक अलेक्जेंडर तो हो चुका था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय, सेकेंड, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। उसके बाद अमीर खुसरो ने इसको क्या कहा था, सुल्तान जहां, मतलब पूरे जहां का सुल्तान। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सुल्तान जहां किसको कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को। ये किसने बोला था इसको, तो अमीर खुसरो जी ने बोला था, ये भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसने क्या किया, जजिया और जकात लगाया। अब जजिया और जकात दोनों आपको समझा देते हैं, मैं भी आपको समझाया होगा पहले लेक्चर में, अगर नहीं समझाया है, शायद नहीं समझाया आपको, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो ये पहली क्लास में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, तो ऐसा मत सोचिए कुछ भी छूटेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा, वहाँ नहीं कंप्लीट हुआ तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जजिया का मतलब होता था, ये नॉन मुस्लिम होने का टैक्स लगता था। मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तो मतलब मुस्लिम नहीं है तो हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, कोई भी धर्म के रहेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जजिया। और जक़ात का मतलब होता था ये मुस्लिमों के ऊपर टैक्स लगता था। तो जजिया जो था वो जनरली हिंदुओं के ऊपर लगता था, और जक़ात किसके ऊपर लगता था, मुस्लिमों के ऊपर। जजिया और जक़ात में ये अंतर था कि जजिया जो था ये बहुत ही ज़्यादा लगता था, मतलब आपके कमाई का 1/2 से 2/3, मतलब 50% से 67% के बीच में जजिया कर लगता था। और अगर जक़ात की बात करें तो ये बहुत ही कम लगता था, 1/40, मतलब आपकी कमाई का 1/40। तो मतलब उसके कंपेरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। जजिया बहुत ही ज़्यादा लगता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसने हाउस टैक्स भी लगाया, मतलब घर घर का कर भी लगाया, जिसको बोलते थे घरई, ठीक है। नेक्स्ट, इसने मवेशी कर भी लगाया। मवेशी कर का मतलब होता है जो जानवरों को चराया जाता है, उसका भी कर लगाता था ये, उसको बोलते थे चरई, ठीक है। तो घरई और चरई नामक कर किसने लगाया, ये भी किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ जाते हैं, इसने 4 मुख्य चीज़ें बनवाई थी जो एग्जाम में पूछता है, वो आपको याद रखना है बिल्कुल, ये तो दिमाग से उतरना ही नहीं चाहिए। पहला अलई दरवाज़ा बनाया, ये कहाँ पे बनवाया था, दिल्ली में। दूसरा अलई मीनार बनवाया, ये भी कहाँ बनवाया था, ये भी दिल्ली में। तीसरा सिरी का किला बनवाया, ये भी दिल्ली में। और चौथा हौज खास बनवाया। आज भी अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको हौज खास मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसने 4 महत्वपूर्ण चीज़ें बनवाई थी जो एग्जाम में पूछता है।
अलई दरवाज़ा, अलई मीनार, सीरी का किला और हौज खास। और ये चारों चीज़ें कहाँ पे थी? तो ये चारों चीज़ें दिल्ली में ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसने मसाहत नामक लैंड मेजरिंग सिस्टम चलाया। कैसा? इसने एक मसाहत नामक लैंड मेजरिंग सिस्टम मतलब भूमि से संबंधित, मतलब भूमि को नापने का एक तरीका, एक इकाई इसने बनाई थी जिसको बोलते थे मसाहत सिस्टम। तो आपसे पूछता है अगर कि मसाहत सिस्टम किसने शुरू कराया था, तो किसने शुरू कराया था? याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने काफ़ी सुधार वाले काम किए थे, ठीक है। हालांकि बहुत ही क्रूएल शासक था, निर्दयी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसने टैक्स और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। इसने अपने शासनकाल में टैक्स और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी। अब इसका मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, टैक्स मतलब कर हो गया और एंटी करप्शन मतलब, करप्शन का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार। तो एंटी भ्रष्टाचार क्या किया था? डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था ताकि भ्रष्टाचार ना होने पाए और टैक्स सही से वसूला जा सके। और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था इसी को बोलते थे दीवाने मुस्तखराज। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, एग्जाम में पूछा भी है, इवन ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप पेपर उठा के देखिएगा यूपी पीसीएस का, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दीवाने मुस्खराज किससे संबंधित था? तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से संबंधित था, मतलब भ्रष्टाचार निरोधी कानून से ये संबंधित था, विभाग से संबंधित था, ठीक है। इसने क्या किया? बाजार में सामान की कीमतों को निर्धारित किया। जैसे आप आज देखते हैं कि हर एक सामान के ऊपर एक फिक्स प्राइस लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ये इतने में ही बिकेगा, इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते हैं। हालांकि कभी कभी सामान की कमी हो जाती है, स्टॉक में कमी हो जाती है, मार्केट में वो सामान नहीं रहता है तो बिकता भी है ज़्यादा सामान, ज़्यादा दाम पे, मतलब दाम जो लिखा रहता है उससे भी ज़्यादा प्राइस पे लोग बेचते हैं। लेकिन नॉर्मली तो जो प्राइस लिखा होता है उसके अंदर ही बेचा जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत पे जिसने क्या किया कि मार्केट के अंदर प्राइस को फिक्स किया। कोई भी सामान है तो उसका प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते हैं, अगर बेचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब टैक्स देना पड़ेगा या आपको सजा दी जाएगी इसके लिए। उसके बाद इसने हुलिया दाग प्रथा भी शुरू कराई थी। हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा का मतलब क्या होता था? देखिए, हुलिया का मतलब होता है सैनिकों को अपने पास एक स्केच रखना पड़ेगा, मतलब अपना एक फोटो रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। और दाग प्रथा का मतलब होता था, देखिए हुलिया का मतलब समझ में आ गया कि सैनिक अपने पास एक अपना फोटो रखेंगे, और दाग का मतलब होता था घोड़ों के ऊपर दाग लगाया जाता था ताकि पता चल सके कि ये घोड़ा कहाँ का है, किस डिपार्टमेंट का है, तो घोड़ों का भी पहचान हो सके, और हुलिया मतलब इंसानों का पहचान हो सके, सैनिकों का, ठीक है। इसने क्या किया था ये भी देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि छूटे ना आपका पॉइंट। इक्तेदारी का अंत कर दिया था। इक्तेदारी की शुरुआत किसने की थी? आपका ये आज टास्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि इक्तेदारी प्रथा का अंत किसने किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। अंत तो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, ठीक है, इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। आगे बढ़ते हैं, इसने दीवाने विजारत नामक वित्त विभाग का गठन किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दीवाने विजारत किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसने दीवाने आरिज नामक डिपार्टमेंट भी खोजा था, और जिसका संबंध किससे था? सैन्य विभाग से, ठीक है। तो आर्मी से संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट था? तो वो था दीवाने आरिज। नेक्स्ट देखते हैं, इसने भू राजस्व, मतलब भू राजस्व जैसे आप जानते हैं लेखपाल वगैरह वाला काम होता है, तो भू राजस्व भी शुरू किया था, ठीक है। भू राजस्व भी शुरू किया था, और इसे भी क्या बोलते हैं? दीवाने मुस्खराज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस लिए था? बकाया कर की वसूली के लिए था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ था कि 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसका मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में ही है। इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, ये इतना कठोर इसने नियम लगाया था अपने शासन काल में कि अगर कोई दुकानदार सामान मतलब तौल रहा है और उससे कम निकल गया, तो जितना सामान वो कम तौलता था उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था। तो ये इतना खतरनाक सिस्टम लगाया था मार्केट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद गद्दी पे बैठा, ये सब याद नहीं रखना है, बस जान लीजिए। इसके बाद गद्दी पे बैठेगा 1316 से 1320, 4 साल के लिए बैठता है मुबारक शाह खिलजी नाम का आदमी। कौन? मुबारक शाह खिलजी 4 साल के लिए बैठता है गद्दी पे, ठीक है। और ये इकलौता सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। मैंने बताया था कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके सक्सेसर मतलब उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा बताया जाता था, लेकिन और ये खलीफा की जो उपाधि थी कहाँ से मिलती थी? बगदाद से मिलती थी, ठीक है, बगदाद के खलीफाओं को दिया जाता था। लेकिन ये क्या करता था, ये ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था, अपने आप को खलीफा बताता था, ठीक है। और ये थोड़ा सा पागल टाइप का था, सनकी था। ये कभी कभी क्या करता था कि अपने दरबार में बिना कपड़े के या महिलाओं के कपड़े पहन के चला आता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में
जो अपने दरबार में या फिर बिना कपड़े के या महिलाओं के कपड़े पहन चले आता था, तो कौन था? मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद जो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी वंश का, वो था खुसरो शाह। और ये गद्दी कब बैठा? तो ये बैठा था 1320 में। 1320 में खुसरो शाह गद्दी पर बैठा और इसी के एक सूबेदार गाजी मलिक ने इसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है, इसी का एक पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था गाजी मलिक, और इसने क्या किया? खुसरो शाह को गद्दी से हटाकर अपना नया वंश शुरू कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके हर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ये सीरीज पसंद आ रही कि नहीं आ रही। दोस्तों बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत शेयर करिए, क्योंकि देखिए शुरू में वीडियो को 300-400 लोग देखते थे, अब केवल 25 से 30 लोग, 40 लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम 50 तक पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। तो प्लीज़ इसको कम से कम 100 तो पहुंचाइए, कम से कम। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं आप सब, कम से कम आप लोग एक एक बंदा 5-5 लोगों को भी शेयर करें, तो कम से कम 100 लोग तो देखेंगे ही। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू।